अगर आपने 10 दिन यूं ही निकाल दिए और पढ़ाई नहीं करी तो मान लो बच्चे कि आपकी पढ़ाई करने की जो मोमेंटम जमा हुआ है, जो आदत हुई है, वो निकल जाएगी। अगर आपने शुरुआत बहुत अच्छे से करी और ये जो फेज है ना, यही वो फेज है जहाँ पे सारे बच्चे का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे दिवाली आती है ना, वैसे आप जानते हो कि आधा साल निकल गया। आपके लिए एनालिसिस इस समय पे इंपॉर्टेंट रहेगा। एनालिसिस मींस व्हाट? अक्टूबर का ये क्रूशियल मंथ आप कैसे निकालेंगे? क्या आप ये 10-15 दिन दिवाली मनाने में लगा देंगे, या फिर क्या आप इस मंथ का इंपॉर्टेंस को समझ के ये हर एक दिन अपने गोल की ओर बढ़ते हुए हर एक दिन डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे? आप खुद ही सोचना। अप्रैल से आपने ये जर्नी की शुरुआत करी होगी एंड ये आ गया दिवाली, अक्टूबर मंथ आ गया, अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है। नाउ ये आगे के अक्टूबर के जो दिन है ना, 10-15 दिन, ये डिटरमिन बहुत कुछ करेगा आपके नीट रिजल्ट के ऊपर। आपको डिसाइड करना है कि क्या ये 10 दिन में आप दिवाली एंजॉय कर करके अपनी पढ़ाई का अभी तक जो मोमेंटम आपने बढ़ा के यहां तक लेके आए हुए हो। अगर आपने 10 दिन यूं ही निकाल दिए और पढ़ाई नहीं करी तो मान लो बच्चे कि आपकी पढ़ाई करने की जो मोमेंटम जमा हुआ है, जो आदत हुई है, वो निकल जाएगी। एंड आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये आदत को फिर से डेवलप करने में कितना समय लग जाता है। यहीं पे ही वो टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मिड अक्टूबर, नवंबर ही वो टाइम है जहां पे नीट एस्पिरेंट्स के सच बोलूं तो दो हिस्से हो जाते हैं। एक वो हिस्सा होता है जिसने पढ़ाई करना थोड़ा सा उनका मोमेंटम स्लो हो जाता है और वो अपना हौसला भी छोड़ देते हैं और उम्मीद भी छोड़ देते हैं। लेकिन फिर वो हिस्से भी होते हैं बच्चों के जिसने यही टाइम पे ना हौसला बढ़ा के, हिम्मत जुटा के एंड दे हैव केप्ट ऑल फंक्शंस असाइड, सारे दिवाली के सेलिब्रेशंस, सारी चीजों को एक समय पे साइड पे रख के सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करी उन्होंने। वही बच्चे हैं जिनके फेब, मार्च, अप्रैल मंथ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में जाएंगे और कुछ भी नहीं। और आप जानते हो, हमेशा याद रखना, आपने ये जर्नी की शुरुआत क्यों की थी? आपको बनना है डॉक्टर। डॉक्टर बनना बहुत बड़ा ड्रीम होता है एंड बहुत बड़े ड्रीम के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस भी होते हैं। तो ये बड़े सैक्रिफाइसेस में एक दिवाली, कुछ दिनों के सेलिब्रेशंस भी क्या चीज होती है ना? तुम ये सोचो कि जब नीट का पेपर आएगा और अगर आपका पेपर बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा गया तो ऑब्वियसली ये बात ज्यादा अच्छी होगी कि नहीं? सो आज हम क्या देखेंगे ना, वी आर गोइंग टू सी कि अगले अब 7 महीने जो बचे हैं आपके हाथ में, कितने महीने बचे हैं? 7 महीने, अराउंड 200 दिन। ये 7 महीनों में क्या आपको लगता है कि आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे? और सिर्फ कवर करने की बात नहीं होती है, आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको क्लैरिटी के साथ कंप्लीट करना है, कॉन्फिडेंस के साथ कवर करना है एंड ऑल्सो ये चीज इंश्योर करना है कि हर चीज सॉल्व करते समय आप एक कामनेस भी मेंटेन रखे। क्योंकि अगर आपने इस साल का नीट पेपर देखा हो, 2025 का पेपर बाकियों के कंपैरिजन में काफी डिफिकल्ट रह चुका है ये। इनफैक्ट इस पेपर में जिसने टाइम मैनेजमेंट चीज सीखी है, जिसने इस आर्ट को स्किल किया है, जिस आर्ट को मास्टर किया है, बिल्कुल वही है जिसने अपना मेंटल कामनेस रख के वो पेपर को सही ढंग से अटेम्प्ट कर पाया है, बिना पैनिक हुए। बिना पैनिक हुए जब आप पेपर देते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कुछ क्वेश्चंस हार्ड है तो आप में वो पेशेंस रहता है कि आप उसको छोड़ के आगे बढ़ो, लेकिन जो चीजें आ रही होती है उसको कम से कम आप अटेम्प्ट तो कर सको। तो बस ये अगर 7 महीनों में अगर आपने इस वीडियो के एंड तक जो टाइम टेबल में आपके साथ शेयर करने वाली हूं, अगर आप उसी रास्ते पे चलोगे, उसी को अपना माइंड मैप बना के ये आगे के 7 मंथ्स आगे लेके चलोगे, तो डेफिनेटली चिल्ड्रन आपका नीट का जो भी प्रिपरेशंस होगा, जो भी रोड मैप आप बना रहे हो, वो आपको अपने गोल तक जरूर लेके जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये 10 दिनों, जो दिवाली के ये 10 दिन हैं, आपको इसको हर एक दिन को आप प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे या फिर ये सोच के बैठेंगे कि बाद में देखा जाएगा, बाद में हम पढ़ लेंगे और हम ये चीजें आगे भी हो सकेगी। यही याद रखना, दिस इज द क्रूशियल टाइम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द ईयर।
तो ये 7th मंथ स्ट्रैटेजी जो हमारी रहेगी दैट विल बी, मैं अभी आपको बताऊंगी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, फ्रॉम अक्टूबर 2025 टिल अप्रैल 2026 तक का एक 7 मंथ का पूरा प्लानर बनाऊंगी मैं। ओके बस ये वीडियो के एंड तक रहना साथ में। यहाँ पे प्लानर दोनों एस्पिरेंट्स के लिए रहेंगे, अगर आप 12th अपीयरिंग है तो भी, या तो फिर अगर आपने इस साल ड्रॉप लिया हुआ है तो भी, दोनों बच्चों के लिए दिस प्लानर इज गोइंग टू बी देयर। ऑलराइट, सो लेट अस सी अहेड हाउ डू वी स्टार्ट। आपका ये जो 7 मंथ का टॉपिक वाइज प्लान है, शुरुआत होती है अक्टूबर मंथ से ही। अक्टूबर मंथ आगे 10 दिन आप बिल्कुल वेस्ट नहीं करोगे। जिन बच्चों ने ये सारे 10-15 दिन वेस्ट किए उनका पूरा पलट जाता है, ये मेरा बात मान लो, लिटरली पलट जाती है चीजें। अगर आपने शुरुआत बहुत अच्छे से करी, और ये जो फेज है ना, यही वो फेज है जहां पे सारे बच्चे का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जिन बच्चों ने इस फेज में अच्छे से कंसिस्टेंसी रखी, अच्छे से डेडिकेटेडली काम किया, दिवाली नवरात्रि ये सब पे ध्यान ज्यादा नहीं दिया, उन बच्चों ने ही एंड तक है ना रेस जीता है, उन बच्चों ने ही नीट एक्चुअली क्रैक किया है। अगर आपने ये 10-15 दिन ऐसे निकाल दिए कि भाई बाद में पढ़ लेंगे, वो बाद में नहीं आता है, क्योंकि पढ़ाई की आदत ही इन दिनों में छूट जाएगी। फिर वापस से वो आदत को कितने देर लग जाती है वापस लाने में, ये आप भी जानते हो बहुत अच्छे से। सो मंथ नंबर 1 इन द मंथ ऑफ जनवरी नाउ इटसेल्फ, मैं जानती हूं कि कुछ ही दिन बचे हैं अक्टूबर में, लेकिन आप अगर बैठो, आप अगर ठान लो तो ये चीजें हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल सब्जेक्ट्स, सिंपल टॉपिक्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। सो बायोलॉजी के टॉपिक्स में अभी बता दूंगी, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो आपके टाइम टेबल के लिए, और फिर अपने नोटबुक्स में लिख लेना। बायोलॉजी में हम करेंगे शुरुआत क्लास 11th एनसीईआरटी से। क्लास 11th एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स एंड आप ह्यूमन फिजियोलॉजी भी रिवाइज कर लेंगे। याद करो ये सारे वो टॉपिक्स है जो आपके बहुत पास हुआ करते थे 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन जब आप 12th के बाद इसको रिवाइज करने लगाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। अगर आप एक ड्रॉपर बच्चे हो तो हो सकता है कि क्लासेस में इसी से शुरुआत की होगी, तो ये करने में ड्रॉपर बच्चों को जरा सा भी टाइम नहीं लगना चाहिए, इनफैक्ट ये बहुत क्विकली हो जाने चाहिए। बच्चे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एंड कमिंग टू मंथ नंबर 2, मंथ नंबर 2 में ओके रिमेंबर वन थिंग, मंथ नंबर 1 में आपको बेसिकली करना ये है कि जो भी आप कर रहे हो यू आर स्ट्रेंथनिंग योर कॉन्सेप्ट्स। 11th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स याद रखना, 11th स्टैंडर्ड भी 50% ऑफ द पेपर कंज्यूम कर लेता है, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड नहीं है। सो यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्चुअल बेसिस को स्ट्रेंथन करना है। किस तरह से आप करेंगे, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करके, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर करके। अगर आपके पास एक गिवन टॉपिक है तो वो टॉपिक के आपके सारे शायद एमसीक्यूज कर नहीं पाओगे, लेकिन हाँ एवरी टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज आपको करने ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर बायोलॉजी की बात करें, एक्सक्रीशन चैप्टर की बात करें, तो आप जानते हो मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन के कुछ एमसीक्यूज कर लो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन, रेगुलेशन एंड डिजीजेस, ये सारों का उठा के टॉपिक वाइज आप थोड़े एमसीक्यूज कर लो, ताकि आपका एक रिवीजन होने लग जाए। एंड एट द सेम टाइम आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीडिंग भी चालू ही रखेंगे, वो भी लाइन टू लाइन। एनसीईआरटी पढ़ते समय याद रखना कभी भी कोई भी लाइन आपको स्किप नहीं करनी है। ओके, नाउ कमिंग टू मंथ नंबर 2 दैट इज नवंबर 2025। बायोलॉजी के टॉपिक्स हम बात करते हैं। आप शुरुआत कर देंगे विद आपके 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रो इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जेनेटिक्स में आप रिवाइज कर लोगे दोनों चैप्टर्स, प्रिंसिपल्स भी एंड मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस भी। नाउ ये जो चैप्टर्स है यहाँ पे ओके ये 12th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए ये बहुत फास्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 12th का ही पोर्शन है, बहुत क्विकली हो जाना चाहिए। अगर आपका अक्टूबर मंथ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा तो 12th बच्चे आपके लिए ये वाला मंथ बहुत इजी होगा। तो अक्टूबर की कुछ टॉपिक्स अगर नवंबर तक जाते भी है तो भी आप लोगों के लिए इट इज ओके। जो ड्रॉपर बच्चे शायद आपके क्लास में ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा, तो आप लोगों के लिए अक्टूबर का करना बहुत जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अक्टूबर में ही खत्म करो, ताकि नवंबर में अच्छे से इसको टाइम दे पाओ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे।
ठीक है। कमिंग टू मंथ नंबर 3, मंथ नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि हमारे 12th स्टैंडर्ड का मेजर थ्योरी, मेजर कॉन्सेप्ट्स आर कंप्लीटेड, पूरी तरह से उसका रिवाइज करके हो जाता है। एंड दैट टू बायोलॉजी में आप क्या करेंगे, एवोल्यूशन कवर कर लो, ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में दोनों चैप्टर्स कर लेना, प्रिंसिपल्स भी एंड एप्लीकेशंस एज वेल। ऑलराइट, एंड कमिंग टू मंथ नंबर 4, मंथ नंबर 4 मतलब आपने 2025 दिसंबर हो गया। इमेजिन वो फील कैसा रहेगा जब न्यू ईयर आ जाएगा एंड जनवरी आ जाएगा। जनवरी आना मतलब अब नीट और भी पास आ चुका है। जैसे दिवाली आती है ना, वैसे आप जानते हो कि आधा साल निकल गया, अब बचा सिर्फ आधा साल। नहीं, जैसे जनवरी आता है तब और भी डर लगता है क्योंकि और भी कम समय बचता है। सो जनवरी 2026, बच्चे अभी बात करते वक्त भी वो फील इमेजिन करो कि जब जनवरी 2026 आएगा तब हमारा स्टेट क्या होगा। क्या आप चाहते हो कि तभी भी आप नर्वस रहो? क्या आप चाहते हो कि तभी भी आप एंजाइटी में रहो कि ओ नो मैं कैसे करूंगा? इससे बेटर है कि अभी से शुरुआत कर दो। दिवाली अगली साल भी आएगी, दिवाली के लिए सेलिब्रेशंस अगले साल भी आप कर पाएंगे। इस साल को आपने जिस चीज के लिए ये पूरे 2 साल निकाले हैं, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, अगर आप ड्रॉपर हो तो और भी 1 साल आपने निकाला है इस नीट एग्जाम के लिए, प्लीज उसको मत भूलो। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, राइट? सो बायोलॉजी में इन मंथ नंबर 4 आप कौन से यूनिट्स कवर करोगे? You will cover which? You will cover the units of ecology, animal kingdom and plant kingdom. Physics and chemistry मैंने लिखे हुए हैं। इसके बाद में मंथ नंबर 5 में अब आप क्या करना स्टार्ट करोगे? You will first strengthen your weak chapters. पढ़ाई करते समय आप जानते हो कि आपके कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स आपके लिए वीक होते हैं, वो टॉपिक्स को आप रिवाइज करोगे। उन टॉपिक्स को आप रिवाइज कहां से करेंगे? एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे, लेकिन अब साथ में टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, सिर्फ एमसीक्यू रेफरेंस बुक्स नहीं। अब आप ये सब्जेक्ट्स, ये टॉपिक्स को टेस्ट पेपर्स के थ्रू भी देखते जाएंगे। बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा रिवाइज करो एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी। नाउ कमिंग टू मंथ नंबर 6, मंथ नंबर 6 यानी कि मार्च के बाद से आपको कोई भी न्यू चीजें नहीं पढ़नी है। मार्च एंड अप्रैल ओनली एंड ओनली फॉर रिविजन पर्पस ओनली। उस टाइम पे आपको अपने रिवाइज करते समय ये देखना है कि कहां गलतियां हो रही है। पहले तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपका रीड होके रहना चाहिए, और ये शायद आपका 2nd या 3rd रीडिंग होगा एनसीईआरटी का। ऑलराइट, प्रैक्टिस 90 to 120 एमसीक्यूज एवरी डे। साथ में आप अभी इसी मंथ से मेक श्योर करो कि ये 2 महीनों के लिए आपके पास पेपर्स बहुत सारे हो, इतने कि अगर आपको रोज एक पेपर सॉल्व करने की जरूरत पड़े तो आपके पास वो रिसोर्स हो। उस टाइम पे फेब एंड मार्च एंड अप्रैल के महीनों में ये नहीं होना चाहिए कि ओ नो मेरे पास पेपर्स नहीं है सॉल्व करने के लिए, अब मैं कहां जाऊं। ये सिचुएशन मत लेके आना। अभी से ही उस टाइम के लिए पेपर्स को जमा करना स्टार्ट कर दो। आप क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट का एक छोटा छोटा टेस्ट दे दो, 1.5 या 2 घंटे दो अपने आप को पर सब्जेक्ट मिनी टेस्ट। ना वो टेस्ट देने के साथ में आपको मोर इंपॉर्टेंटली ये नहीं देखना है कि मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपके लिए एनालिसिस इस समय पे इंपॉर्टेंट रहेगा। एनालिसिस मींस व्हाट, क्या क्या रॉन्ग गया है ना उसको एनालाइज करो। ये मत देखो कि कितने मार्क्स आ रहे, वो देखो कि कहां रॉन्ग गया। क्या वो कंसेप्चुअली रॉन्ग जा रहा है? क्या आपके सिली मिस्टेक्स बन रहे हैं? सिली मिस्टेक्स अगर बन रहे हैं इसका मीनिंग एक ही चीज है कि आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस इनफ नहीं हो रहा है। अगर कंसेप्चुअली चीजें रॉन्ग जा रही है तो प्लीज आप जब पढ़ रहे हो तब यू नो दैट यू हैव टू गो ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर जो रॉन्ग गए हैं उस टॉपिक का टेक्स्ट बुक खोलो, वो रीड करो और उसको अंडरलाइन करके स्टार मार्क करो, क्योंकि आप जानते हो कि एंड में रिवीजन करते समय आपको वो स्टार्स ढूंढने हैं, क्योंकि आपको आपके वही वाले कॉन्सेप्ट्स में आप गड़बड़ कर रहे हो। ओके, देन आपको एक अलग से डायग्राम बुक बनाना है इस समय पे, एक फॉर्मूला का बुक एंड एक डायग्राम का बुक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है,
वो लास्ट मिनट रिवाइज करने के लिए एक बुक बनाना। याद रखना, मार्च के बाद से कोई भी चीज न्यू नहीं पढ़ी जाएगी। ओके। मंथ नंबर 7 इज मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस पूरा दिन हो सकता है, तो डेली 1 और 2 पेपर्स, अगर 2 पूरे पेपर्स नहीं दे पा रहे हो तो एक पूरा पेपर तो देना ही है, एंड दूसरा पेपर में शायद आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी का ट्राई करना है कि मंथ ऑफ मार्च में 2 बायोलॉजी के पेपर्स पूरे बॉटनी एंड जूलॉजी कवर होने चाहिए, साथ में एक फिजिक्स एंड एक केमिस्ट्री का पेपर। एक डेली एक फुल नीट पैटर्न टेस्ट होना ही चाहिए। याद रखना, नीट का एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए जब आप घर पे ये फुल लेंथ टेस्ट देते हो तब वही टाइम पे देना, ताकि दोपहर को ये टाइम में आपको नीट एग्जाम में नींद ना आए। एनालाइज करना है, रिवाइज करना है, जो जो आपके रॉन्ग बने हैं वो आपको रिवाइज करना है, उसको आपके एरर बुक मेंटेन करके उसमें लिखना है कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक में मुझे अक्सर मेरा रॉन्ग जाता है। ओके, सो एंड मिनट में आप उसका एनालिसिस, जो भी आपका बुक बनेगा, एनालिसिस बुक का एक रिविजन कर पाएंगे। यू हैव टू फोकस ऑन दिस टाइम। जब आप ये नीट पैटर्न के टेस्ट दे रहे हो ना, यही टाइम रहेगा जब आप फोकस कर पाओगे अपने टाइम मैनेजमेंट पे, अपने OMR के एक्यूरेसी पे। क्या आप बबलिंग सही ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या आप बबलिंग करते वक्त भी, करने के साथ में आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं? एंड ऑल्सो ये सारी चीजों के साथ में, टाइमर क्लॉक में साथ में रखते हुए, क्या फिर भी आप कामली एग्जाम दे पा रहे हो? यही प्रैक्टिस करवाएगा वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो चिल्ड्रेन, मेक श्योर ये 7 मंथ्स का आपने टाइम टेबल के स्क्रीनशॉट्स ले रखे हो। अगर ये टाइम टेबल आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, प्लीज मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और कहां कहां आपको और भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी प्लीज वो भी मेंशन कर लेना कमेंट्स में। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है जो नीट एस्पिरेंट्स अक्सर किया करते हैं, एंड ये आपको अवॉइड करना है। प्लीज एनसीईआरटी पढ़ते समय कोई भी लाइन को आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी लाइन उठा के उसका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस जरूर बना देते हैं। तो कोई भी लाइन हमें स्किप नहीं करनी है एनसीईआरटी रीड करते समय। एरर बुक्स मेंटेन करके रखने हैं। जब जब कोई भी एग्जाम दो, कोई भी टेस्ट दो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी क्यों ना हो, आपके पास एक एरर बुक मेंटेन होना चाहिए जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग सेक्शंस हो, ताकि जब आप एंड में रिवाइज करो तो कोई भी सेक्शन का कोई भी चीज आप ना फॉरगेट करो कि ओ मैंने उस टेस्ट में ना इस चीज की गलती करी थी। अगर गलती करी है तो ऑब्वियसली अब इस एनालिसिस बुक में अगर रिवाइज करोगे तो आपको वो याद रहेगा कि कहां पे आप रॉन्ग जाते हो। एंड प्लीज चिल्ड्रन, फिजिक्स को इग्नोर मत करो। बायोलॉजी, यस बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स सिर्फ थ्योरी ने, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना भी चालू ही रखना, चाहे जितना भी हार्ड क्यों ना हो। आज अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, रोज करोगे, डेफिनेटली मेरा प्रॉमिस है कि वो टाइम जो है हर एक सम के लिए जो आपको लग रहा है आज, वो डेफिनेटली धीरे धीरे वो टाइम कम होता जाएगा। आपका खुद का फिजिक्स के ऊपर एक ग्रिप आता जाएगा, लेकिन ये सिर्फ तब आएगा जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस ना करने से अचानक से एक दिन आके सारा फिजिक्स आ जाए, वो कभी नहीं होगा। फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को एक लैंग्वेज जैसा समझना सीखो। लैंग्वेज को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा। अचानक से सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करके आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आ जाने वाला है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो रहा है। फाइन। सो किड्स, नेक्स्ट 7 मंथ मेक योर जर्नी परफेक्ट फॉर नीट 2026। आई होप ये टाइम टेबल आपको हेल्प करे, एंड प्लीज मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर करो इस कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट किड्स, बाय बाय, सी यू सून।